हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नितिश चौहान एंड यू आर वाचिंग आवर चैनल साइंस कारी। आज हम आपके सामने प्रेजेंट है फिर से एक नया वीडियो लेकर। वाटर मोस्ट अवेटेड टॉपिक, बहुत सारा कमेंट आया था इसको वीडियो बनाने को लेके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे वाटर चैप्टर। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको हम लोग सेक्शन वाइज कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं वाटर के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो थोड़ा बहुत तो बेसिक आइडिया सभी को होगा, जैसे वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या है, H2O। वाटर का केमिकल फॉर्मूला H2 है। केमिकल नेम डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड। हाइड्रोजन यहाँ पे देखिए 2 है, तो नाम हो जाएगा डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग का। स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। तो वाटर एक कंपाउंड है और कंपाउंड बना होता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल से, और मॉलिक्यूल का हमको समझना है स्ट्रक्चर। जैसे अगर मेरे पास एक गिलास पानी है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ ग्लास एंड इट इज फुल ऑफ वाटर, इसमें पानी भरा हुआ है, तो ये पूरा पानी क्या है, कंपाउंड है, इसको हम कंपाउंड कहेंगे। और ये वाटर पूरा का पूरा छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है। यहाँ पे छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल बहुत ही स्मॉल लेवल पे है, ये आपको दिखाई नहीं देगा। ऐसा माना जाता है कि पूरा कंपाउंड मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है, और ये मॉलिक्यूल ही आपका H2O है। और अब हमको समझना है इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या होगा, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसके लिए हमको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए केमिकल बॉन्डिंग का। देखिए, तो यहाँ पे ऑक्सीजन है और हमारे पास 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है, उसको 2 बॉन्ड बनाना है, और हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है। किस एलिमेंट का क्या वैलेंसी है और ये कैसे निकलता है, इसके लिए जब आगे वाले चैप्टर पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए याद कर लेना है कि ऑक्सीजन का 2 वैलेंसी है तो 2 बॉन्ड बनाएगा, और हाइड्रोजन का 1 वैलेंसी है तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, और यहाँ जो बॉन्ड बन रहा है इसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे 2 कोवेलेंट बॉन्ड दिख रहा है, एक ऑक्सीजन दोनों हाइड्रोजन से कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ एंगल है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा बेंट है, मतलब एकदम स्ट्रेट नहीं है, इस तरह से मुड़ा हुआ है, तो स्ट्रक्चर इसका बेंट है। ये हो गया H2O मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, जो कि बेंट स्ट्रक्चर हमारे पास है, और यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। इसके और डिटेल में जाना है, क्लास 9 तक इतना इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है, हमको इसी पे फोकस करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब हम लोग बात करेंगे इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो जैसा आपको पता होगा कि प्रॉपर्टीज़ को हम लोग 2 सेक्शन में डिवाइड करके रखते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली डील करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो अब हमारा हेडिंग होगा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करने से पहले वाटर के इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हैं कि पानी इतना जरूरी क्यों है। आपको पता है कि पूरे अर्थ पे लगभग 70% वाटर है, 70% पानी है, 30% अप्रॉक्स बात कर रहे हैं, अप्रॉक्स 30% लैंड है, 70% पानी है। उसी तरह से 70% पानी हमारी बॉडी के अंदर भी है, ह्यूमन बॉडी के अंदर भी अप्रॉक्स 70। ये वैल्यू वेरी कर जाता है पर्सन टू पर्सन। ठीक है, डिपेंड ऑन मेल है या फीमेल है, बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है, एज पे डिपेंड करता है, लेकिन हम अप्रॉक्सीमेट बात करें तो 70% लगभग अर्थ पे भी पानी है और 70% ह्यूमन बॉडी के अंदर भी पानी है। तो बहुत मेजर सेक्शन वाटर का है। इसके लिए इसका मतलब ये है कि वाटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है फॉर आवर लाइफ। तो पानी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब पानी में क्या खास बात है जिसके कारण वो जरूरी हो जाता है लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए, वही हमको यहाँ पे समझना है। ठीक है, वाटर के बारे में आप सुने होंगे कि वाटर इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल वंडर लिक्विड। वाटर इज अ वंडर लिक्विड।
मतलब एक अद्भुत द्रव्य है, हिंदी में अद्भुत, वंडर, एक बहुत ही वंडरफुल, या वंडर मतलब आश्चर्य से भरा हुआ लिक्विड है। नॉर्मली ये हम लोग कभी सोचते नहीं अपनी लाइफ में कि क्या इसमें वंडर है। पानी है, ठीक है, पी लेते हैं, सिंपल ऐसा फील होता है, लेकिन अगर बहुत गौर से समझे तो पानी बहुत ही वंडरस लिक्विड है। इसमें बहुत सारा ऐसा प्रॉपर्टी है जो जिसके वजह से ही ये लाइफ को सपोर्ट कर पा रहा। ऐसा दूसरा प्रॉपर्टी किसी और लिक्विड में नहीं है। एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं उन सबको, ठीक है। तो क्यों पानी को वंडर लिक्विड कहा गया है, इसको हम लोग धीरे धीरे समझेंगे और लास्ट में आप खुद ही हमको आंसर देंगे उसका, ठीक है। चलिए तो एक एक करके पहले बात किया जाए। सबसे पहले बात करते हैं इसके नेचर का। ठीक है, जब मार्क माय वर्ड, जब हम यहाँ पे पानी का बात करेंगे, वाटर का बात करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे प्योर वाटर का बात करेंगे। जैसे कि हम लोग को जो पानी मिल रहा है, जो टैप वाटर है, जो ओशन वाटर है, वो सब इम्प्योर फॉर्म में, उसमें बहुत सारा इम्प्योरिटी मिक्स है। लेकिन हम जब वाटर बोलते हैं, H2 बोलते हैं, तो हमारा कंसर्न होता है प्योर वाटर पे। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, नहीं तो फिर आपको प्रॉपर्टी समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं नेचर। तो पानी के बारे में बोला जाता है इट इज अ कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस लिक्विड, ठीक है। अब वही बात है कि प्योर वाटर का बात हो रहा है। अगर पानी प्योर है तो उसमें कोई कलर नहीं होगा, कोई स्मेल नहीं होगा और कोई टेस्ट नहीं होगा। अगर तीनों चीज आ गया, इसका मतलब पानी प्योर नहीं है, वो क्या बन गया है, इम्प्योर बन गया। उसके अंदर कुछ ना कुछ जरूर मिक्स है, ठीक है। जैसे कि हम जब पानी पीते हैं तो हमको थोड़ा सा मीठा टेस्ट आता है। अब साफ बात है, मीठा तो पानी होना नहीं चाहिए, क्योंकि प्योर वाटर टेस्टलेस का मतलब उसमें कुछ मिक्स है। क्या मिक्स है, आगे डिस्कस करते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी, इसका नेचर। दूसरा नंबर चीज इसका हम लोग जानते हैं कि प्योर वाटर इज केमिकली न्यूट्रल। इसका पीएच वैल्यू क्या होता है, 7 होता है। पीएच वैल्यू 7 का मतलब ये न्यूट्रल है, ठीक है। तो नेचर हम लोग देख लिए। नेक्स्ट बात करेंगे इसके बॉइलिंग पॉइंट का, ठीक है। आपसे अगर कोई पूछता है कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो नॉर्मली लोग बोल देते हैं कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। बट दिस इज नॉट 100% करेक्ट स्टेटमेंट। ये पूरी तरह से करेक्ट नहीं है, पार्शियली करेक्ट है, बोल सकते हैं पार्शियली करेक्ट है। पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिपेंड करता है, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, वो प्रेशर जो एयर हम लोग के ऊपर लगा रहा है। अभी एयर हम लोग के ऊपर कुछ प्रेशर लगा रहा है, उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू सी लेवल पे, मतलब ज़मीन पे 1 atm होता है। 1 atm होता है ये, इसका वैल्यू 1 atm कंसीडर किया जाता है। जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे, ऊंचाई पर जाएंगे, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि ऊपर जाने पे एयर कॉलम डिक्रीज होगा, एयर कॉलम घटेगा, और एयर कॉलम घटेगा तो कम एयर हम पे प्रेशर लगाएगा और हमारा प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होने लगेगा। तो फॉर एग्जांपल मान लो ये कि कोई प्लेन जमीन है और ये आपका कुछ हिल है छोटा सा, ठीक है। तो अगर हम इस हिल के ऊपर चले गए, यहाँ पे पहुँच गए, तो अब प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। अब वो 1 atm नहीं रहेगा, आप मान सकते हैं कि 0.8 atm हो चुका है, प्रेशर रिड्यूस हो गया। और अगर प्रेशर रिड्यूस होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी रिड्यूस होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो ऊंचाई पे जाने पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो नॉर्मली लेवल पे, अर्थ के लेवल पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री पे पानी बॉईल होने लगता है। लेकिन जब हम ऊंचाई पे जाएंगे, हाइट पे जाएंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर घट रहा है। तो इस केस में मान लेते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेल्सियस हो गया, थोड़ा सा कम हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट है क्या। तो बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जहां पर आपका वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये वेपर प्रेशर वाला बात अभी आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा एडवांस लेवल हो गया, ठीक है। आप बस इतना याद कर लीजिए कि बॉइलिंग पॉइंट जब आता है उस समय एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है,
ठीक है। और ये जनरली बॉइलिंग पॉइंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही डिपेंड करता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी उसी लेवल से इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो अब हमको ये समझना है कि हम पहाड़ पे गए, हाइट पे गए, एल्टीट्यूड पे गए और वहाँ पर जाने पर क्या हुआ कि बॉइलिंग पॉइंट घट गया, तो ये मेरे लिए अच्छा हुआ या ख़राब हुआ, ये थोड़ा सा सोचना है आपको खुद। आप वीडियो को पॉज करके सोच सकते हैं, ठीक है। तो आंसर ये है कि दिस इज़ नॉट गुड। अगर बॉइलिंग पॉइंट घट रहा है तो ये अच्छा बात नहीं है, ये ख़राब बात है। कैसे? हमको मान लो कि खाना बनाना है, ठीक है। ये मेरा कंटेनर है, दिस इज़ आवर कंटेनर, और इसमें ये पानी है, ठीक है। पानी में हम कुछ ग्रेन्स डाल दिए हैं जिसको हमको पकाना है ना। और हम यहाँ पे नीचे में फ्लेम दे रहे हैं, फ्लेम दे रहे हैं इसको पकाने के लिए, ठीक है। पानी को फ्लेम दिए, पानी को गर्मी मिला, अब हम चाह रहे हैं कि ये हीट इस ग्रेन को मिले तभी मेरा फूड पकेगा। लेकिन होता क्या है कि ये वाटर वेपराइज होकर उड़ने लगता है। अगर बॉइलिंग पॉइंट एकदम कम है तो पूरा का पूरा पानी वेपर बन के उड़ने लगेगा जल्दी जल्दी। जैसे कि यहाँ पे 80 डिग्री है, मतलब 80 डिग्री पे ही पानी उड़ने लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे 100 डिग्री है तो 100 डिग्री पे वेपर बनेगा। हम नहीं चाहेंगे कि पानी वेपर बने, हम चाहेंगे पानी वहीं पे रहे और पूरा का पूरा हीट ग्रेन को मिले। लेकिन अगर पानी वेपर बन के उड़ जाता है तो हीट ग्रेन को नहीं मिल पाएगा और खाना अच्छे से कुक नहीं होगा। तो वही प्रॉब्लम है कि जब आप ऊंचाई पे जाते हैं, हाइट पर जाते हैं, तो वहाँ पे खाना बनाना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट घट गया है। क्यों बॉइलिंग पॉइंट घटा? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटा है, ठीक है। सारा पॉइंट कनेक्टेड है। तो हम ये नहीं चाहेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट घटे। पहले तो आपको ये समझना है, हमको पूरा दिमाग लगाना है कि बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज़्यादा रहे, मैक्सिमम रहे। बॉइलिंग पॉइंट जितना ज़्यादा रहेगा मेरे लिए उतना अच्छा होगा, है ना। कैसे? अगर बॉइलिंग पॉइंट मान लो कि 100 डिग्री नहीं होके 120 डिग्री सेल्सियस, 120 डिग्री सेल्सियस, तो अगर हम 100 डिग्री पानी 100 डिग्री टेम्परेचर देते हैं तो वो वेपर नहीं बनाएगा, वो सारा हीट पानी के अंदर रहेगा और पूरा हीट ग्रेन्स को मिलते रहेगा, ठीक है। वेपर कब बनाएगा? 120 डिग्री पे। तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होना ये मेरे लिए बेनिफिशियल है। क्लियर है पूरा बात? तो हम सोच रहे हैं कि अब बॉइलिंग पॉइंट कैसे बढ़ाएं। बॉइलिंग पॉइंट तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बढ़ता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हम यहाँ कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग इसके लिए एक डिवाइस बनाए हैं जिसका नाम है प्रेशर कुकर। आपसे पूछा जाता है कि प्रेशर कुकर के अंदर खाना आसानी से क्यों बनता है, तो इसका जवाब बड़ा सिंपल है कि प्रेशर कुकर एक मशीन है, ठीक है। उसमें क्या होता है, इस तरह का लिड लगा होता है और यहाँ पे विसल होता है, ठीक है। ये प्रेशर कुकर है। प्रेशर कुकर क्या करेगा कि अंदर का प्रेशर को बहुत हैवी बना के रखेगा, हाई प्रेशर बना के रखेगा। तो अंदर में ये इसका एटमॉस्फेयर अब अंदर है और अंदर में प्रेशर हाई है। हाई प्रेशर हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो अंदर के वाटर का बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो ये पानी बॉयल नहीं होगा और सारा का सारा हीट पानी में रहेगा और ग्रेन्स को मिलेगा और खाना अच्छे से बनेगा। तो प्रेशर कुकर क्या करता है, अंदर का बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर नॉर्मल है, वो तो 180 है, लेकिन प्रेशर कुकर के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ चुका है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा तो सारा हीट ग्रेन्स में गया और खाना बनाना यहाँ पर आसान हो गया। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट हम समझ लिए कि डिपेंड कर रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ठीक है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारा पॉइंट यहाँ पे कवर हो गया है कि हाइट पे जाने पे खाना बनाना मुश्किल क्यों हो जाता है, ठीक है, या फिर प्रेशर कुकर में जल्दी खाना क्यों बनता है, बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, बॉइलिंग पॉइंट का क्या डेफिनेशन है, ठीक है। ये हम सब कुछ इसी में कवर कर दिए। क्लियर है पूरा बात? चलिए नेक्स्ट आते हैं फ्रीजिंग पॉइंट पे। बॉइलिंग पॉइंट के बाद अगला टॉपिक आ जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट। थर्ड, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। जनरली जैसे बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री आप लोग याद कर लेते हैं पानी का, वैसे फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या याद कर लेते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस। और जिस तरह से ये प्रेशर का फंक्शन है उसी तरह ये भी प्रेशर का फंक्शन है। फ्रीजिंग पॉइंट भी प्रेशर पे डिपेंड करता है। ये वो टेम्परेचर है जब मेरा लिक्विड से वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे लिक्विड से वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है और फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या होता है, लिक्विड से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होता है। बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, हम हमेशा ये चाहते हैं कि हम बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करें और फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज करें। ये दोनों टॉपिक को साथ में लेके चल रहे हैं हम। बॉइलिंग पॉइंट को हमको इंक्रीज करना है, जैसे कि अभी प्रेशर कुकर वाला कहानी बताएं कि प्रेशर कुकर बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाता है और जितना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट उतना अच्छा।
उसी तरह फ्रीजिंग पॉइंट को भी हम क्या करते हैं, डिक्रीज करके रखते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट जितना कम रहेगा उतना अच्छा। अगर फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा तो बर्फ जल्दी नहीं जमेगा। तो कोई सोच रहा है बर्फ तो जमाना है, बर्फ जमाना है तो ठीक है, लेकिन नेचुरली बर्फ जमना हमेशा अच्छा नहीं होता है। जैसे कि नेचर में खास करके जो कोल्ड कंट्रीज़ है, साइबेरिया हो गया, कनाडा हो गया, वहाँ रोड पे बर्फ़ जम गया, और हम नहीं चाहते रोड पे बर्फ़ जमे। हम चाहते हैं कि बर्फ़ पानी लिक्विड स्टेट में रहे, ठीक है। और नॉर्मली अगर हम लोग 1 ATM पे हैं, 1 ATM पे तो 0 डिग्री पे बर्फ़ जम जाएगा, है ना। और ये प्रेशर तो कंट्रोल होगा नहीं, प्रेशर नहीं कंट्रोल होगा तो बर्फ़ बहुत आसानी जम जाता है। तो हम चाहेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट 0 नहीं रखे, कम रहे। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि -20 डिग्री सेल्सियस रहे, तो अगर टेम्परेचर -10 तक भी गिर जाता है तो बर्फ नहीं जमेगा। क्या, जैसे कि अभी हम बोले कि मेरा बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, और अगर हम बॉइलिंग पॉइंट को 120 बढ़ा दें, तो अगर हम 110 तक भी दे दें या इससे ऊपर भी दे दें, 120 से नीचे दे दें, तो मेरा पानी बॉयल नहीं होगा, और पानी बॉयल नहीं होगा तो सारा हीट पानी के अंदर रहेगा। उसी तरह से अगर टेम्परेचर 20 से कम तक भी रहे तो मेरा पानी फ्रिज नहीं होगा, जमेगा नहीं। तो हम हमेशा ये टारगेट रखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट शुड बी ग्रेटर, ज़्यादा से ज़्यादा रहे, और फ्रीजिंग पॉइंट कम से कम रहे, तो यही मेरे लिए बेनिफिशियल होगा। अब हाउ टू अचीव इट, इसको अचीव कैसे किया जाए। एक तो तरीका बताएं बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाने का, प्रेशर कुकर, ठीक है। इसके अलावा दूसरा चीज़ है वो है इम्प्योरिटी, ठीक है। यहाँ पर नोट करते हैं हम कि अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट घटाना है किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाना है या फ्रीजिंग पॉइंट घटाना है, तो आप उसमें मिक्स कर दीजिए क्या, इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी मिक्स करने से उसमें का बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है और उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी घट जाता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है सॉल्ट इन वाटर। सॉल्ट इन वाटर, नमक पानी में डाल देते हैं। नमक पानी में डालने से क्या होगा कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, और दूसरा उसी पानी का फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि वाई वी ऐड सॉल्ट टू आवर फूड, खाना पकाते वक्त उसमें नमक क्यों डाला जाता है। तो बहुत लोगों का जवाब बहुत साधारण होगा कि इट ऐड टेस्ट टू द फूड, ठीक है। नमक खाना में स्वाद डालता है, बोलते हैं ना स्वाद अनुसार डालना चाहिए, तो स्वाद डालता है, लेकिन स्वाद के अलावा भी फंक्शन है। नमक डालने से क्या होता है कि जो मेरा फूड है वाटर से बन रहा है, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाने से उसको पकाना थोड़ा सा ईजी हो जाता है, क्योंकि अभी हम समझाएं कि हम चाहें क्या, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहे, तो ये नमक पानी के बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा रहा है, पहला नंबर चीज़। उसी तरह से हम समझ सकते हैं कि ये फ्रीजिंग पॉइंट को कम भी करेगा। अगर हम नमक पानी में डाल के रखें तो पानी जल्दी फ्रीज नहीं होगा, ठीक है। आपको पता होगा कि अगर कोल्ड कंट्रीज में बर्फ़ जम गया है तो उसके ऊपर सॉल्ट डाल देने से वो बर्फ़ पिघल जाता है, ठीक है। तो इम्प्योरिटी बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाता है और फ्रीजिंग पॉइंट को घटाता है, ठीक है। ये कंसेप्ट आप समझिए और इसको अपने क्वेश्चन में अप्लाई कीजिए, तो आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे हम कवर कर लिए बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। इसके बाद फोर्थ टॉपिक आ जाएगा डेंसिटी। ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज में चल रहा है, ठीक है। डेंसिटी, तो वाटर का डेंसिटी क्या है। डेंसिटी का फॉर्मूला सबको मालूम होगा, फिजिक्स में पढ़े होंगे। डेंसिटी का फॉर्मूला, इट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। तो वाटर का डेंसिटी हम लोग कंसीडर करते हैं 1000। मास का ऐसा यूनिट केजी, और वॉल्यूम का ऐसा यूनिट मीटर क्यूब, तो केजी पर मीटर क्यूब। लेकिन अगर हम इसको सीजीएस में कन्वर्ट करें तो ये हो जाता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो एसआई में 1000 और सीजीएस में 1, ठीक है। ये वाला याद करना ज़्यादा इजी है, और इसी को हम लोग याद रखते हैं कि पानी का डेंसिटी कितना होता है, 1 होता है इन सीजीएस यूनिट, और एसआई में इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1000 होता है, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल है ये आप डेंसिटी वाला चीज़ याद रखेंगे वाटर के केस में, ठीक है। थोड़ा सा और इसमें डिटेल में चले जाएं तो वाटर जो है वो तीनों फेज में एग्जिस्ट करता है। आप इसी में नोट कर लेंगे। 5th पॉइंट डाल देते हैं, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, यहां बोलेंगे कि वाटर कैन एग्जिस्ट इन ऑल 3 फिजिकल स्टेट। क्या क्या, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वाटर तीनों फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। सॉलिड, लिक्विड एंड
गैस, सॉलिड में ये हो गया आइस, बर्फ, लिक्विड में तो वाटर, और गैस में वेपर, वाटर वेपर, तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ये, ठीक है। उसमें अगर हम आइस का बात करें तो आइस का डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से कम होता है, जिसकी वजह से आइस फ्लोट करते रहता है। आइस को अगर पानी में डाले तो फ्लोट करता है। वाई? बिकॉज द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर। तो वाटर का डेंसिटी 1 है और आइस का डेंसिटी 0.9 होता है, ठीक है। 0.9 होता है आइस का डेंसिटी, 0.9 और इसका 1। तो ये भी बहुत सरप्राइजिंग चीज़ है, इससे कुछ अलग होने वाला है। देखो क्या होने वाला है। जैसे आप लोग कभी आइसबर्ग देखे होंगे, आइसबर्ग, तो ये छोटा सा आइसबर्ग है, ऐसा बर्फ का टुकड़ा है, चट्टान है, ये पानी के ऊपर है। तो इतना हमको पानी के ऊपर दिख रहा है, लेकिन सरप्राइजिंगली हम देखते हैं कि इसका बहुत ही बड़ा भाग पानी के नीचे होता है। बहुत मेजर पार्ट पानी के नीचे होता है और छोटा सा पार्ट ऊपर होता है। तो अप्रॉक्स 9 पार्ट नीचे होता है और 1 पार्ट ऊपर होता है। ये 0.9 उसी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो बर्फ पानी में फ्लोट करता है, लेकिन इसका मेजर सेक्शन नीचे होता है। ये आइसबर्ग बहुत बार काफ़ी डेंजरस हो जाता है शिप्स के लिए, जैसे कि टाइटैनिक नाम का शिप इसी वजह से डूब गया था, क्योंकि मेजर सेक्शन नीचे था और माइनर ऊपर था। आज तो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुका है, हमारे पास सोनार टेक्नोलॉजी है, ठीक है, और उससे हम लोग तुरंत ही पता कर लेते हैं कि कौन सा आइसबर्ग कितना दूर है और शिप को बचाया जा सकता है। लेकिन उस समय टाइटैनिक के समय वो टेक्नोलॉजी नहीं था। आप मूवी देखे होंगे और ये आइसबर्ग उसको डुबा दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लिए डेंसिटी का, और ये भी समझ लिए कि वाटर तीनों फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चलेगा जो कि है एनोमेलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, और उसको आपको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं एनोमेलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर की तरफ। हेडिंग लगाइए। एनोमेलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। एक्सपेंशन मतलब फैलना। नॉर्मली किसी चीज़ को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो एक्सपैंड करता है, मतलब फैलता है, और ठंडा करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। मतलब हम बोल सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, इफ़ वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन वॉल्यूम इंक्रीजेस। वॉल्यूम इंक्रीज करेगा मतलब वो फैलेगा। किसी भी चीज़ को गर्म करो, कोई भी सॉलिड, लिक्विड, गैस, किसी भी चीज़ को गर्म करो तो वो फैलता है। जैसे कि बोला जाता है कि गर्मी के दिनों में वो जो रेलवे ट्रैक होता है वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें गैप छोड़ते हैं, ठीक है, और ठंडा में वो फिर से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है। और अभी हम डेंसिटी का फॉर्मूला क्या देखें। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मास बाई वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो डेंसिटी क्या होगा? घटेगा, उल्टा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा लेकिन डेंसिटी क्या होगा? घटेगा, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ रहा है, लेकिन डेंसिटी घट रहा है। क्लियर है पूरा फैक्ट? आप उल्टा भी सोच सकते हैं कि टेम्परेचर घटाने से वॉल्यूम घटेगा लेकिन डेंसिटी बढ़ेगा, ठीक है। अगर किसी चीज़ का डेंसिटी ज़्यादा होता है तो वो डूब सकता है, सिंक कर सकता है, और डेंसिटी कम है तो वो फ्लोट करेगा, ठीक है। क्लियर है पूरा? अब वाटर के केस में समझते हैं कि वाटर के केस में क्या होता है। तो ये एक ग्राफ हम बना रहे हैं, एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज टेम्परेचर एंड दिस इज वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम है और टेम्परेचर है। क्या बोला गया है कि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो ये सही बात है कि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर आगे जा रहा है और वॉल्यूम ऊपर जा रहा है, तो बढ़ते जा रहा है। टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। लेकिन ये सारा बात लागू होगा सिर्फ और सिर्फ 4 डिग्री सेल्सियस तक। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद ये पैटर्न एकदम नॉर्मल है। मतलब इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीजेस एंड डेंसिटी डिक्रीजेस, ठीक है। लेकिन अगर 4 डिग्री से पहले जाएं तो ये सब कुछ उल्टा हो जाता है। 4 डिग्री से पहले, 4 डिग्री से पहले ये सब कुछ उल्टा हो जाता है। उल्टा मतलब ऐसा ग्राफ। मतलब देखो क्या हो रहा है कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम घट रहा है, उल्टा जा रहा है।
ठीक है। और इसी उल्टा चीज़ को बोलते हैं एनोमेलस। एनोमेलस मतलब कुछ अलग, हट के, नॉट नॉर्मल, नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। तो वाटर का नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, कब? 4 डिग्री से पहले। 4 डिग्री से पहले ये एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है, इसी को हम कहते हैं एनोमेलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। ठीक है, उम्मीद कर रही है समझ में आ गया होगा। तो हम देख रहे हैं कि 4 डिग्री पे क्या मिल रहा है हमको? मिनिमम वॉल्यूम। 4 डिग्री पे वॉल्यूम क्या मिल रहा है? मिनिमम। और अगर वॉल्यूम मिनिमम है तो डेंसिटी क्या होगा? मैक्सिमम। मतलब इस पॉइंट पे डेंसिटी मैक्सिमम होगा, पानी सबसे ज़्यादा भारी इसी पॉइंट पर होगा। तो पानी का डेंसिटी जो 1 कंसीडर किया गया है वो एट 4 डिग्री सेल्सियस कंसीडर किया गया है, क्योंकि इधर इधर तो डेंसिटी वैरी कर रहा है। ठीक है, अभी हम थोड़ी देर पहले बोले थे कि 1 लेना है, तो 1 इसी टेम्परेचर पे लेना है। ठीक है, अब हम समझते हैं इसका एक एप्लीकेशन कि इसका फ़ायदा क्या है। पानी एबनॉर्मल बिहेव किया, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा है कि नहीं है, या फिर ऐसे ही बस एक टॉपिक है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट इसका कंसेप्ट है, और उस एप्लीकेशन को, उस एडवांटेज को अब हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए छोटा सा पॉन्ड है, ये पॉन्ड है और इसमें ये पानी है। पानी, और ये बहुत कोल्ड कंट्री है। ठीक है, साइबेरिया, कनाडा टाइप का कुछ कंट्री है जिसमें बहुत ही कम टेम्परेचर चल जाता है, मतलब माइनस में चला जाता है, 0 से भी कम, है ना, और पानी जमना स्टार्ट हो जाता है। इसको समझने से पहले थोड़ा सा हम इधर समझाते हैं एक अलग चीज़, कि ये मेरा कंटेनर है और कंटेनर में पानी है, और इस पानी को हम यहाँ से गर्म कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही पानी गर्म करते हैं तो सबसे पहले पूरा पानी गर्म नहीं होता है, सबसे पहले ये बॉटम वाला वाटर हीट होता है, गर्म होता है, नीचे वाला। और अगर ये पानी गर्म हो रहा है तो ये वॉल्यूम इसका बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगा। तो इस पानी का डेंसिटी कम हो जाएगा नीचे वाले का, लेकिन ऊपर का डेंसिटी तो वही रहेगा। तो डेंसिटी कम हो जाने से ये पानी ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, और उसको डिस्प्लेस करेगा बगल वाला पानी। ठीक है, वापस से वो उसकी जगह जो पानी आएगा वो फिर गर्म होगा, और वो उसका डेंसिटी कम होगा। मतलब जब जब टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम घटेगा, सॉरी वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ने से डेंसिटी घटेगा। डेंसिटी घटेगा तो हल्का हो जाएगा, डेंसिटी कम मतलब हल्का, तो हल्का चीज़ ऊपर जाएगा, और ये पानी बार बार ऊपर उठते जाएगा, मतलब गर्म होगा ऊपर जाएगा, गर्म होगा ऊपर जाएगा, और इस तरह से एक साइकिल बनेगा, और पानी धीरे धीरे पूरा का पूरा गर्म हो जाएगा। ठीक है, गर्म चीज़ ऊपर जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि टेम्परेचर घट रहा है। ठीक है, टेम्परेचर घट रहा है, तो कौन सा टेम्परेचर घटेगा? पहले ऊपर, वहाँ नीचे से हीट कर रहे तो नीचे गर्म हो रहा है, यहाँ पे ऊपर से कम होगा, तो यहाँ पे टेम्परेचर सबसे पहले कम होना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो मान लिया जाए कि यहाँ पे टेम्परेचर शुरू में 25 डिग्री सेल्सियस था, तब घटने लगा और घट के 10 डिग्री सेल्सियस हो गया, 10 डिग्री सेल्सियस। तो अगर टेम्परेचर घट रहा है तो वॉल्यूम घटेगा उल्टा, और डेंसिटी बढ़ेगा। डेंसिटी बढ़ेगा तो भारी हो जाएगा, और भारी चीज़ कहाँ जाएगा? नीचे। जैसे वहाँ हल्का चीज़ जा रहा है ऊपर, तो यहाँ भारी चीज़ जाएगा नीचे, तो भारी पानी धीरे धीरे नीचे जाएगा। ठीक है, फिर कोई पानी वहाँ पे आएगा, वो भारी होगा, उसका टेम्परेचर कम होगा तो वो नीचे आएगा, और ये कॉन्टिन्यूस चलते रहेगा। ठीक है, कब तक चलते रहेगा? जब तक टेम्परेचर घट रहा है 4 डिग्री तक। 4 डिग्री तक तो यही होगा कि टेम्परेचर घटते जाएगा, और ये ठंडा पानी नीचे जाते जाएगा, नीचे जाते जाएगा, नीचे जाते जाएगा। 10 नीचे गया, 9 नीचे गया, 7 नीचे गया, इस तरह से नीचे चलते जा रहा है 4 तक, क्योंकि 4 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही 4 से आगे बढ़ेंगे तब प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद ये एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल है। ठीक है, तो 4 के बाद अगर 3 होगा, 4 के बाद अगर टेम्परेचर 3 हुआ, 3 डिग्री हुआ, तो अब क्या है कि 3 डिग्री जाने पर अब वॉल्यूम क्या हो गया है? राइज कर गया, वापस से वॉल्यूम बढ़ गया, और वॉल्यूम बढ़ गया तो डेंसिटी घट गया, और डेंसिटी घट गया तो अब वो नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि भारी चीज़ नीचे जाता है, हल्का चीज़ नीचे नहीं जाता है। ठीक है, तो अब वो ऊपर ही रह जाएगा, वो ऊपर ही रहेगा। फिर समझ लीजिए, अगर कन्फ्यूजन किसी को हो रहा है कि 4 डिग्री तक तो नॉर्मल बिहेवियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है 4 डिग्री तक, लेकिन 4 डिग्री के बाद अगर टेम्परेचर घटता है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगा, डेंसिटी घटेगा मतलब वो हल्का होगा, और हल्का चीज़ नीचे नहीं जाएगा, तो नीचे गया 4 डिग्री तक। अब 3 डिग्री है और पानी ऊपर ही फ्लोट कर रहा है, 3 डिग्री वाला पानी ऊपर ही फ्लोट कर रहा है, और नीचे 4 डिग्री हो चुका है, जो कि पानी अभी 4 डिग्री से नीचे गया था,
4 डिग्री वाला पानी ठंडा होकर नीचे गया, लेकिन 3 डिग्री वाला नहीं जाएगा, ठीक। फिर लेकिन टेम्परेचर तो ऊपर से घटते जा रहा है, तो 3 से फिर आया 2, अभी भी नहीं जा रहा है, लेकिन नीचे 4 है, तो नीचे अब 4 पैक हो चुका है, नीचे 4 कांस्टेंट हो चुका है, लेकिन ऊपर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 0 डिग्री और फिर -डिग्री। मतलब नीचे 4 लॉक हो गया है, क्योंकि नीचे अब पानी नहीं जा रहा है, अब पानी ऊपर का ऊपर है और ये ऊपर वाला लेयर ही ठंडा होते जा रहा है। धीरे धीरे ये 0 डिग्री पे आया और 0 के बाद यहाँ पे बर्फ जम जाएगा, यहाँ पे बर्फ जमना स्टार्ट, आइस का लेयर बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऊपर बन गया आइस, लेकिन नीचे क्या रहा, 4 डिग्री रहा, ठीक है। उसके बाद फर्दर यहाँ पे हीट का ट्रांसफर रुक जाएगा, क्योंकि आइस जो है वो काम करने लगेगा एज अ इंसुलेटर, और ये फर्दर हीट को ट्रैप कर लेगा अंदर और बाहर हीट नहीं जाने देगा। इससे हुआ क्या, इससे सरप्राइजिंगली ये हुआ कि बाहर भले माइनस में टेम्परेचर चला गया, मान लीजिए -10 डिग्री चला गया, लेकिन अंदर में अभी भी 4 डिग्री टेम्परेचर है, और ये 4 डिग्री काफ़ी है किसी एक्वाटिक एनिमल को सरवाइव करने के लिए। तो ये एक्वाटिक एनिमल, इसके अंदर जो भी मछली है या जो भी एक्वाटिक जीवन है वो यहाँ पे जिंदा रहेगा और ये पानी उसको बचा लेगा। तो हम देख पा रहे हैं किस तरह से ये एबनॉर्मल बिहेवियर ये एक्वाटिक लाइफ को सपोर्ट किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो पानी को सपोर्ट कर रहा है। तो धीरे धीरे अब आपको आंसर मिलने लगा होगा कि वाई वाटर इज अ वंडर लिक्विड, पानी में इतना अजूबा क्यों है, इतना वंडरफुल चीज क्यों है वो, क्यों हम इसको बार बार इस तरह का वर्ड से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक आंसर तो ये दिख रहा है कि एनोमेलस एक्सपेंशन होने के कारण ये पानी के अंदर लाइफ सपोर्ट है, ठीक है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल हम लोग अपने बचपन में कार्टून में देखे होंगे, जैसे टॉम एंड जेरी वगैरह जो भी कार्टून देखते हैं, तो हम देखते हैं कि ये आइस का सीट है और नीचे में पानी है। बहुत बार देखे होंगे कार्टून में कि आइस का सीट है और आइस के सीट के नीचे वाटर है, तो वही वाला सीन आ गया, आइस का सीट है और नीचे वाटर है। हम सोचते भी थे कि नीचे में पानी कहाँ से आ गया, अगर ऊपर बर्फ जमा है तो वही रीजन है एनोमेलस एक्सपेंशन, ठीक है। तो ये पूरा क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक, तो मूव कर जाएं आगे। चलिए, हम यहाँ पे कुछ लिखवा नहीं रहे हैं, बस आपको समझाने पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। आप इसका नोट्स खुद से बनाइएगा, बस यहाँ पे आप इसको क्लियर कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो अब हम 2 टॉपिक और करेंगे, उसके बाद ये वीडियो एंड होगा। नेक्स्ट टॉपिक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड लैटेंट हीट। ये दोनों टॉपिक फिजिक्स का है, लेकिन यहाँ पे केमिस्ट्री में समझना जरूरी है, क्योंकि ये भी वही चीज़ है जो पानी को वंडरफुल बना रहा है, ठीक है। तो समझते हैं क्या चीज़ है वो, इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि ये मेरे पास आइस है, बर्फ़ का टुकड़ा है, आइस 0 डिग्री पे जमना स्टार्ट हो जाता है, तो मान लो कि यहाँ पे टेम्परेचर है -10 डिग्री सेल्सियस, और इसको हम हीट देते हैं, गर्मी देते हैं, है ना, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, Q1 हीट दिए, तो क्या होगा, क्या ये पानी पिघल जाएगा, सॉरी बर्फ़ पिघल जाएगा? तो जवाब है नहीं, बर्फ़ पिघलेगा नहीं, बल्कि क्या होगा कि ये बर्फ़ का टेम्परेचर बढ़ेगा, ये आइस ही रहेगा लेकिन उसका टेम्परेचर राइज करेगा। कब तक? 0 डिग्री तक, क्योंकि 0 डिग्री तक वो बर्फ के स्टेट में रह सकता है। तो ये सारा का सारा हीट क्या कर रहा है, इसका टेम्परेचर को बढ़ा रहा है। फर्दर हीट देते हैं Q2। अब जो हीट हम दे रहे हैं, अब इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगा, अब इसका स्टेट को चेंज कर देगा। अब ये आइस से बन गया वाटर, लेकिन टेम्परेचर तो वही रहा, क्या? 0 डिग्री सेल्सियस। फिर हीट दिए, तो अब ये हीट क्या करेगा, फिर इसका टेम्परेचर को बढ़ाएगा, लेकिन स्टेट वही रहेगा, वाटर, और इसका टेम्परेचर हो जाएगा 100 डिग्री। और फिर फर्दर अगर हम हीट दे दिए तो इस बार स्टेट चेंज हो जाएगा और ये बना देगा क्या, वेपर, लेकिन टेम्परेचर वही, ठीक है। तो इस पूरे डायग्राम को अगर हम कंक्लूड करें तो हम ये समझते हैं कि इफ वी सप्लाई हीट टू वाटर, ठीक है, देन इट एक्ट इन 2 डिफरेंट वेज। फर्स्ट वन टू इंक्रीज द टेम्परेचर एंड अदर वन टू चेंज इट्स स्टेट। लेकिन एक बार में वो एक ही काम कर सकता है, या तो वो टेम्परेचर बढ़ाता है या तो वो स्टेट चेंज करता है, वो दोनों काम एक साथ नहीं कर सकता है। जैसे आप देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज कर रहा है,
यहाँ पर क्या कर रहा है, स्टेट चेंज कर रहा है, फिर यहाँ पे टेम्परेचर चेंज कर रहा है, यहाँ पे स्टेट चेंज कर रहा है। तो जब वो टेम्परेचर को चेंज करता है उस समय उस हीट को हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट। उस समय उस हीट को कहते हैं, दिस हीट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। और जब वो स्टेट को चेंज करता है तो उसको कहते हैं लैटेंट हीट। ठीक है, तो हम समझ पा रहे हैं कि स्पेसिफिक हीट में बात होगा चेंज इन टेम्परेचर का, चेंज इन टेम्परेचर का, और लैटेंट हीट में बात होगा चेंज इन स्टेट का, स्टेट बदल जाएगा सॉलिड से लिक्विड। ठीक है, तो स्टेट बदलेगा तो या तो सॉलिड से लिक्विड या फिर लिक्विड से वेपर। जैसे सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है तो हम कहेंगे उसको लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और अगर लिक्विड से वेपर में जा रहा है तो उसको कहेंगे लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। उसी तरह से टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर या फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस। ठीक है, ये है पूरा फिजिक्स, ये थोड़ा सा समझना था तभी हम यहाँ पे अभी आंसर समझ पाएंगे। अब बोला ये जाता है कि वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और लैटेंट हीट दोनों काफ़ी ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, नॉर्मल चीज़ों से ज़्यादा होता है। ठीक है, इससे क्या समझ में आता है, किसी भी चीज़ का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा हीट को ट्रैप कर लेगा, वो बहुत ज़्यादा हीट को ट्रैप कर लेगा, लेकिन टेम्परेचर में उतना चेंज नहीं ला पाएगा, उसका टेम्परेचर उतना राइज नहीं करेगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हीट को ट्रैप कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझिए कि आपके पास दो चीज़ें, एक है आयरन, ठीक है, और मान लेते हैं एक है वाटर। ठीक है, दो अलग अलग एग्जाम्पल ले लिए, आयरन लिए, लोहा है और वाटर है, दोनों को सेम हीट देते हैं, जितना हीट इसको दे रहे हैं उतना हीट इसको देते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि इसको हम दिए 100 जूल तो इसको भी दिए 100 जूल। अब दोनों गर्म होगा, हम देखेंगे कि पानी उतना गर्म नहीं हुआ लेकिन लोहा बहुत ज़्यादा गर्म हो गया। क्यों? क्योंकि इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है और इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है। जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होता है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज नहीं करता है। तो पानी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ही हाई होता है, लैटेंट हीट भी बहुत हाई होता है। ठीक है, हाई होने से फ़ायदा यह है कि उसमें टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है। हम जब चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे आज की वीडियो में तो उसमें बताए थे कि अर्थ में 70% पानी है और बॉडी में भी 70% पानी है। तो आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए था, ऐसा क्यों है कि पानी इतना ज़्यादा क्यों है बॉडी में या अर्थ में? तो ये पानी एक्चुअली बहुत सारा फंक्शन प्ले कर रहा है बॉडी में, उसमें से एक फंक्शन है ये टेम्परेचर को बैलेंस करके रखता है। टेम्परेचर अर्थ का भी और बॉडी का भी। बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है नॉर्मली 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और ये बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करता है, ऊपर नीचे नहीं होता है। अगर टेम्परेचर हमारा बॉडी का बहुत ज़्यादा वेरी किया तो हमारा तबीयत खराब हो सकता है। देखते हैं आप कि जब बुखार लगता है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये टेम्परेचर नॉर्मली फिक्स होना चाहिए बॉडी का। ठीक है, बाहर टेम्परेचर भले चेंज हो जाए लेकिन बॉडी का फिक्स रहना चाहिए। और ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर। पानी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है और बॉडी में बहुत ज़्यादा पानी है, तो वो पानी टेम्परेचर को चेंज नहीं होने देता है, मेंटेन करके रखता है। उसी तरह लैटेंट हीट का भी बात है कि ये लैटेंट हीट भी वाटर का बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर हमको पिघलाना भी है तो हमको बहुत ज़्यादा हीट देना पड़ेगा, तब वो पिघलेगा, नहीं तो वो नहीं पिघलेगा। ठीक है, तो ये भी बात उसी में ऐड करेंगे कि ये दोनों वाटर में बहुत अलग लेवल का है, जिसके वजह से वो वंडर लिक्विड बनते जा रहा है। ठीक है, फाइनली अब आते हैं अपने लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ। लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ, लास्ट है वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल मतलब जो सभी पे अप्लाइड होता है, सभी पे अप्लाइड होता है, हर जगह अप्लाइड होता है। पानी एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट मतलब वो चीज़ जिसमें कुछ घोलना है। तो जब भी किसी चीज़ को घोलना होता है तो नॉर्मली हम वाटर ही कंसीडर करते हैं कि तुम खुद दिमाग लगाओ कि तुमको कुछ घोलना है, खास करके जैसे दूध वाला, दूध घोलना है, किस में घोलता है? पानी में। अल्कोहल घोलना है, पानी में। मैक्सिमम चीज़ पानी में ही घोला जाता है और पानी में कोई भी चीज़ बहुत आसानी से घुल भी जाता है। क्यों? क्योंकि पानी एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। पानी का एक प्रॉपर्टी है कि वे बहुत आसानी से बहुत सारी चीज़ों को, मैक्सिमम चीज़ों को वो अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। ठीक है, खास करके आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आयनिक कंपाउंड्स को, आयनिक कंपाउंड को डिसॉल्व कर लेता है, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड को भी डिसॉल्व कर लेता है। इन सब को ये बहुत आसानी से
डिसॉल्व कर लेता है। जब आप डिटेल में केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए बस इतना याद रखिए कि पानी बहुत सारी चीज़ों को डिसॉल्व कर लेता है, तो ये सब सॉलिड को, लेकिन इसके अलावा ये कुछ गैसेस को भी डिसॉल्व कर लेता है। पानी में सिर्फ सॉलिड डिसॉल्व नहीं होते हैं, गैसेस भी डिसॉल्व होते हैं। आप याद कीजिए वीडियो को स्टार्टिंग में हम बोले थे कि प्योर वाटर इज टेस्टलेस, कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, टेस्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन हम लोग जो पानी मीठा टेस्ट आता है, बैकग्राउंड में थोड़ा स्वीट लगता है, क्यों लगता है? क्योंकि बोले थे उसमें कुछ इम्प्योरिटी है। अब वो इम्प्योरिटी क्या है? तो वो इम्प्योरिटी डिसॉल्व गैसेस है। उसके अंदर पानी में गैसलेस डिसॉल्व हो चुका है। कौन सा गैस? वही गैस जो एटमॉस्फेयर में है। तो एटमॉस्फेयर में ये सब गैस है, N2, O2, CO2, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब एटमॉस्फेयर में है। और यही सब गैस वाटर में डिसॉल्व हो गया, जो उसको स्वीट टेस्ट दे रहा है। अब आप सोच रहे हैं अगर ये गैस ना रहे तो, बहुत सही सोच रहे हैं, ये सारा गैस नहीं रहे तो वो उसका टेस्ट फ्लैट हो जाएगा। और आप करके देखिए, आप पानी को बॉईल कीजिए, हीट करेंगे तो ये सारा गैस उड़ जाएगा और वो वापस से फ्लैट टेस्ट हो जाएगा, टेस्टलेस बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम ये देख लिए कि वाटर क्यों एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है और उससे क्या क्या एडवांटेज हमको मिल रहा है। तो ये सारा प्रॉपर्टी को आप एक साथ कंबाइन कीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा, व्हाई वाटर इज कॉल्ड अ वंडर लिक्विड। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, ये वाटर का सेक्शन अभी चलते रहेगा, लेकिन फर्दर हम लोग इसको अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।